हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए मैकेनिकल वाइब्रेशन पर बेस्ड एक लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ और आज उसका पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक जो फंडामेंटल है मैकेनिकल वाइब्रेशन से रिलेटेड उन पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ वाइब्रेशन। Vibration is the motion of a particle or body which oscillates about a position of equilibrium. That means vibration is a type of motion in which a particle or a body or a component or any object that may oscillate with respect to its equilibrium position. Then it is called as a vibration. Okay. एक्चुअली मोस्ट ऑफ केसेस में हम वाइब्रेशंस जो है मशीन और स्ट्रक्चर्स के अंदर जो होता है वो अनडिजायरेबल होता है बिकॉज उसके कारण स्ट्रेसेस और एनर्जी लॉसेस होते हैं। तो हमारा जो मेन मोटो होता है यहाँ पे वाइब्रेशन को एलिमिनेट करने का, वाइब्रेशन को रिड्यूस करने का होता है। ठीक है, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट द वाइब्रेशन बट वी विल ट्राई टू रिड्यूस द इंटेंसिटी और रिड्यूस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन। ओके, अगर हम वाइब्रेशन की बात करें तो हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर हम डेली जो है वाइब्रेशन को फील और ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम फ्रॉम स्टार्टिंग अगर हम घर से निकलते हुए किसी ऑटोमोबाइल या बस के अंदर या किसी कार के अंदर जब ट्रेवल करते हैं तो अनइवन रोड सरफेस के कारण हमें उसमें जो है कार के अंदर वाइब्रेशन फील होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम एक सिटी से दूसरी सिटी जब ट्रेवल करते हैं तो हम ट्रेन के अंदर वाइब्रेशन को फील करते हैं, हम बस के अंदर वाइब्रेशन को फील करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कभी हम किसी इंडस्ट्री में विजिट करते हैं तो वहाँ जो हैवी मशीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी रोटेटिंग कंपोनेंट्स और रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, उसके कारण वहाँ पे एक अनवांटेड फोर्स क्रिएट होता है, उसके कारण मशीन कंपोनेंट जो है वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो वहाँ भी वाइब्रेशन जो है वो देखने में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डेली लाइफ में कई सारी ऐसी जगह है, कई ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ हम वाइब्रेशन को फील और ऑब्जर्व कर पाते हैं। बट इन वाइब्रेशंस की अगर इंटेंसिटी और इनकी फ्रिक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा हो जाती है तो दे मे बी हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, सो ये चीज़ें हम लेटर आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हम इस वाइब्रेशन वाले इस बेसिक फंडामेंटल वाले लेक्चर में क्या क्या चीज़ें हम जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस यूनिवर्स में या इस वर्ल्ड के अंदर एनी ऑब्जेक्ट विच हैविंग सम मास और इलास्टिसिटी विच इज कैपेबल ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, जो भी कंपोनेंट जो इस यूनिवर्स के अंदर जिसके अंदर मास और इलास्टिसिटी होगा वो वाइब्रेशन कर सकता है। ठीक है, और हमारा इस लेक्चर के अंदर जो मेन फोकस है वो है मैकेनिकल वाइब्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ मैकेनिकल वाइब्रेशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली व्हेन अ subjected to an oscillating a load, this system undergo a vibrating behavior. Vibration are an engineering concern in this application because they may cause a catastrophic failure, complete collapse of the machine or structure because of excessive stresses and amplitudes. Okay, और बिकॉज ऑफ मटीरियल फटीग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ जो मैकेनिकल वाइब्रेशन है वो स्टडी करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जो है हमारा जो मेन फोकस होता है जो मशीन का जो स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, उसको फेल होने से बचाना है। ठीक है, क्योंकि इस वाइब्रेशन के कारण जो है मशीन स्ट्रक्चर कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, मशीन का जो फाउंडेशन होता है वो कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है बिकॉज इसके कारण बहुत एक्सेसिव स्ट्रेसेस और एम्पलीट्यूड डेवलप होता है। ठीक है, जिसके कारण जो मटेरियल है वो फटीग के कारण मटेरियल के अंदर जो है मटेरियल पूरा के पूरा फेल हो जाता है। ठीक है, इसके कई सारे हिस्ट्री में एग्जांपल्स है। ठीक है, लाइक फर्स्ट वन इज फेलियर ऑफ टेकोमो नैरो ब्रिज इन 1914 ड्यू टू 42 माइल पर आवर विंड अंडरगोइंग अ टॉर्जनल मोड रेजोनेंस। ठीक है गाइज, ये जो ब्रिज था ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये जो है वर्टिकली भी वाइब्रेट कर सकता था और टॉर्जनली भी वाइब्रेट इजीली कर सकता था। ठीक है, पर बिकॉज ऑफ 42 माइल पर आवर विंड स्पीड के कारण जो है ब्रिज जो है टॉर्जनल मोड में वाइब्रेट करने के कारण जो है रेजोनेंस की कंडीशन को अचीव करते हुए ये पूरा जो ब्रिज है ये फेल हो गया। ठीक है, कोलैप्स कर गया। ठीक है, सिमिलरली अगर दूसरा देखा जाए तो वाइब्रेशन ऑफ मशीन कंपोनेंट जनरेट एनोइंग नॉइस। अगर हम इंडस्ट्री में जाते हो, जब इंडस्ट्री में हम विजिट करते हैं हमें देखते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हमें नॉइस सुनने में आता है। ठीक है, और हम बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो वो नॉइस कैसे जनरेट होता है? वो नॉइस जनरेट होता है जो मशीन कंपोनेंट से वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, उस वाइब्रेशन के कारण वहाँ पे वो नॉइस जनरेट होता है। ठीक है, नाउ थर्ड वन, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जनरेट प्लीजिंग म्यूजिक। ठीक है, अब देखो यहाँ कहीं पे वाइब्रेशन होता है बड़ा यूजफुल भी होता है। अगर हम किसी गिटार की बात करें और गिटार की स्ट्रिंग के अंदर हम जब उसको
डिस्टर्ब करते स्ट्रिंग्स को, और उसमें जो वाइब्रेशन जनरेट होता है, ठीक है, तो वो वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, उसमें से बिल्कुल सुंदर सा म्यूजिक सुनने में आता है, ठीक है, जो हमारे कानों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। तो कहीं पे वाइब्रेशन बड़ा यूजफुल है, कहीं वाइब्रेशन वो जो है बड़ा हार्मफुल है, ठीक है। तो it will be we are the application of these are the applications of the vibration, and we will discuss it in later slides. Okay, now वाइब्रेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम इज डिसिपेटेड बाय इनहेरेंट डैम्पिंग ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो अब ये जो वाइब्रेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम है, इसको हम किससे रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम इनहेरेंट डैम्पिंग, ठीक है, और मटेरियल जो है जिसमें डैम्पिंग क्वालिटीज़ है जिन मटेरियल्स के अंदर, उनका फाउंडेशन में यूज़ करके जो है हम इस वाइब्रेशन को मैकेनिकल सिस्टम के अंदर हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बड़े हैवी और बड़े महंगे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ लाइक फ्लाइट और लाइक एरोप्लेन्स, तो इनके अंदर हम जो है वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम इनहेरेंट डैम्पिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड वाइब्रेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम इज अ मॉडल एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग मास डैम्पर, ठीक है। तो यहाँ किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को कि वाइब्रेशन बिहेवियर को समझने के लिए हम किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को हम स्प्रिंग मास और डैम्पर, इन तीन कंपोनेंट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तीन पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। इन तीन पार्ट में डिवाइड करने से हम उस सिस्टम के वाइब्रेशन बिहेवियर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइड, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो आप लोग इस स्लाइड में देख रहे हो कि कुछ इस पिक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है स्लाइड्स को। फर्स्ट वन इज द यूजफुल वाइब्रेशन एंड द सेकंड वन इज द हार्मफुल वाइब्रेशन, ठीक है। तो कहाँ वाइब्रेशन जो है वो यूजफुल है, सिमिलरली जब हम किसी रोड, कॉन्क्रीट रोड को जब हमें तोड़ना होता है, तो वहाँ पे हम जो है वाइब्रेटर या कॉन्क्रीट कॉम्पैक्टर को तोड़ने के लिए वहाँ पे हम वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं, वाइब्रेटिंग ड्रिलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो बड़ा हेल्पफुल है, यूजफुल है, उससे हम इजीली उसको जो ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बात, ठीक है, यहाँ वाइब्रेशन बड़ा हेल्पफुल है, ठीक है। पाइल ड्राइवर्स, ठीक है। फिर मैंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी, गिटार की बात करी, ठीक है, यहाँ वाइब्रेशन बड़ा हेल्पफुल है। सिमिलरली अगर हम देखें कि हमारे घर की जो बेल है, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कोई घर के बाहर आया है, ठीक है, हमें जाके गेट खोलना है, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है बेल के अंदर, ठीक है, उसके कारण वो बेल रिंग कर रही है, उसमें से रिंगिंग जो वॉइस जनरेट हो रही है, नॉइस जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो बड़ा हेल्पफुल है, यूज जो हमारे कार के, बाइक के जो हॉर्न है, ठीक है, तो यहाँ जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है ये वाइब्रेशन बड़ा यूजफुल है। पर उसी तरीके से अगर हम इस वाइब्रेशन की बात करें तो हमारे घर के जो फैन है, टेबल फैन है या सीलिंग फैन है, उसके अंदर जो मोटर के कारण जो नॉइज़ जनरेट होती है, वाइब्रेशन, उसमें जो वाइब्रेशन होता है उसके कारण जो नॉइज़ जनरेट होती है, तो वो हमें बड़ी सी अनकम्फर्टेबल फील होती है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो वाइब्रेशन ये बड़ा हार्मफुल है, ठीक है। मशीन कंपोनेंट्स के अंदर जो है बड़ी रोटेटिंग, हैवी रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पुली होती है, शाफ्ट होती है, तो उसके कारण जो है वाइब्रेशन होता है, और उसके कारण जो मशीन का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे मशीन जो स्ट्रक्चर से उसको कनेक्ट किया जाता है, वो स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और मशीन के जो रोटेटिंग पार्ट्स उनके बीच में वियर टियर हो जाता है उस वाइब्रेशन के कारण, तो मशीन के जो कंपोनेंट है वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, गियर के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस ऐसे जो प्लेसेस है या ऐसे जो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे वाइब्रेशन बड़ा हार्मफुल होता है। अगर ब्रिज की बात करें तो वहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, उसके कारण वो ब्रिज कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। किसी डैम की बात करें, अगर वहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है तो डैम के कोलैप्स करने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, उससे जो नुकसान होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जो वाइब्रेशन होते हैं वो बड़े हार्मफुल होते हैं, ठीक है। वाई वाइब्रेशन, ओके, तो वाइब्रेशन के लीड टू एक्सेसिव डिफ्लेक्शन एंड फेलियर ऑन द मशीन एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वाइब्रेशन क्यों स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो सकता है, फेलियर ऑन द मशीन एंड स्ट्रक्चर्स हो सकता है, ठीक है। टू रिड्यूस वाइब्रेशन थ्रू प्रॉपर डिजाइन ऑफ मशीन एंड देयर माउंटिंग, अगर हम वाइब्रेशन की स्टडी अच्छे से करेंगे तो हम जब कंपोनेंट की डिज़ाइन करेंगे तो फिर हम वहाँ पे वाइब्रेशन को कंसीडर करते हुए अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से उसके मशीन और उसके माउंटिंग्स को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। टू यूटिलाइज प्रॉफिटेबली इन सेवरल कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सर्टेन मशीन्स एंड कास्टिंग, फोर्जिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस, ओके। कॉज रैपिड वियर, क्रिएट एक्सेसिव नॉइज, लीड टू पुअर सरफेस फिनिश, resonance, natural frequency of the vibration machine structure coincide with the frequency of external excitation, okay, and to stimulate earthquakes for geological research and conduct studies in design of nuclear reactors. ओके गाइस, सो फर्दर आगे पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वाइब्रेशन से रिलेटेड, पहले वो हम देख लेते हैं, देन आगे वाइब्रेशन को किस तरह से एनालाइज किया जाता है वो हमें समझने में आसानी होगी। तो पहली जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो वाइब्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड है, दैट इज इनर्शिया, ओके। तो इनर्शिया क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट कंटिन्यू टू बी इन प्रेजेंट स्टेट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इनर्शिया
एक्चुअली एक तरह का फोर्स है, और वी कैन से दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट और अ बॉडी, ठीक है, जिसके कारण वो जिस स्थिति में होती है, जिस पोजीशन में होती है, उसी पोजीशन में वो बनी रहती है इनर्शिया के कारण, ठीक है। वो डायनामिक स्टेज भी हो सकती है, ठीक है, मतलब वो मोशन में भी हो सकती है, वो रेस्ट में भी हो सकती है। ड्यू टू इनर्शिया वो अपनी जो इनिशियल स्टेज है उसी में बनी रहेगी, ठीक है। सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया, ठीक है, जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अपनी रेस्ट वाली पोजीशन को चेंज करता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे हम कार को धक्का लगाएं तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाती है, तो ये जो पोजीशन चेंज की उसने फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्टर्बेंस एनी एक्शन विच डिस्ट्रॉय द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड अ डिस्टर्बेंस ऑफ द सिस्टम। किसी भी बॉडी को उसकी रेस्ट वाली स्टेज से डिस्टर्ब करने के लिए, रेस्ट वाली से अनरेस्ट में लाने के लिए जो फोर्स उसके ऊपर लगता है दैट इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। जब हम किसी बॉडी को डिस्टर्ब कर देते हैं और वो अपनी रेस्ट वाली कंडीशन को छोड़ के अनरेस्ट की कंडीशन में चले जाती है, फिर उसके पीछे एक दूसरा फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। वो उसका इंटरनल फोर्स भी हो सकता है, वो दूसरा एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है, जो उसको वापस उसकी इनिशियल पोजीशन पर रिटेन करने की कोशिश करता है या रिटेन करता है, उसको रिस्टोर करता है। सच फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। नाउ डैम्पिंग, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर टू द मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करने से रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस बॉडी ऑफर करती है वो रेजिस्टेंस कहलाता है डैम्पिंग, ओके। ये हम आर्टिफिशियल लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नेचुरली भी उस बॉडी के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। पीरियोडिक मोशन, ओके, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक है। पीरियड यानी जो मोशन एक फिक्स्ड पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का उसकी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ओके। नाउ द 8th पॉइंट इज साइकिल। इट इज द मोशन कंप्लीटेड ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में जो मोशन कंप्लीट हो, ठीक है, इन अ यूनिट टाइम पीरियड, ओके, द मोशन इज कंप्लीटेड, इट इज कॉल्ड अ साइकिल। टाइम पीरियड क्या होता है? तो इट इज सिमिलरली, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इट इज द टाइम टेकन बाय मोशन टू रिपीट इटसेल्फ एंड इट मेजर्ड इन सेकंड्स, ठीक है। टाइम पीरियड एक्चुअल में एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके इनिशियल पोजीशन से मोशन करके वापस इनिशियल पोजीशन पर जाने में जो सम टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होती है, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रही है दैट इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, okay, and the formula is omega upon 2 pi. Natural frequency, it is denoted by omega n, okay. It is the frequency of free vibration without damping, okay. The natural frequency is the frequency of free vibration. जब कोई सिस्टम नेचुरली वाइब्रेट कर रहा है, अपने आप वाइब्रेट कर रहा है, और उसके वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम हैविंग फ्री वाइब्रेशन विद फ्रिक्शन, ठीक है। किसी भी सिस्टम के अंदर जो फ्रीली वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, और उस वाइब्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओके। नाउ लेट्स सी द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ मैकेनिकल वाइब्रेटिंग सिस्टम। किसी भी मैकेनिकल वाइब्रेटिंग सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम किसी भी मैकेनिकल वाइब्रेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स को 3 कंपोनेंट या 3 एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, ओके। सो लेट्स सी देख, ऑल द मैकेनिकल सिस्टम कंटेन 3 बेसिक कंपोनेंट। द फर्स्ट वन इज स्प्रिंग, द सेकंड वन इज द डैम्पर एंड थर्ड वन इज द मास, ओके। ईच वन इज responsible for generating the forces, okay. So when each of these in turn is exposed to a constant force, they react with constant displacement, a constant velocity and a constant acceleration respectively, okay.
तो 3 कंपोनेंट को डिवाइड किया, ये तीनों कंपोनेंट 3 तरह के फोर्सेस को जनरेट करते हैं, ठीक है। अगर मास की बात करें, जो पहला कंपोनेंट किसी भी मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर, वाइब्रेटिंग सिस्टम के अंदर जो पहला कंपोनेंट है दैट इज मास, ओके। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शियल एलिमेंट, ओके। स्प्रिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग एलिमेंट, एंड द डैम्पर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी डिसिपेटिंग और डैम्पिंग एलिमेंट, ओके। तो द मास ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इनर्शिया फोर्स, ठीक है। तो ये मास जो होता है किसी भी बॉडी को उस वाइब्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है, वो फोर्स हमें किसके थ्रू मिलता है, मास के थ्रू मिलता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स। डैम्पर प्रोवाइड रेजिस्टिंग फोर्स, और किसी भी वाइब्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्स आता है वो फोर्स किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, डैम्पर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और तीसरा स्प्रिंग प्रोवाइड द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो बॉडी को उसकी वापस मीन पोजीशन पर इनिशियल स्टेज पर लाने के लिए जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। एंड द कांस्टेंट कोएफिशिएंट m, c एंड k रिप्रेजेंट द सिस्टम्स पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट हमने यूज़ किए, मास के लिए m यूज़ किया है, k के लिए, स्प्रिंग के लिए k यूज़ किया है, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस, एंड c फॉर डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ओके। सो दैट रिप्रेजेंट द सिस्टम पैरामीटर। System parameter M, C and K are passive elements of mechanical system. An active element of the mechanical system are existing force, exciting force. Okay. Now here you have seen that the first one is the restoring force. It is generated by or developed by spring. Okay. So displacement force जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है बॉडी पे, जब हम कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो जो उसमें इलास्टिक एलिमेंट होता है, ठीक है, वो स्ट्रेच होता है, कंप्रेस्ड होता है, स्ट्रेच होता है, कंप्रेस्ड होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो जब वो उसमें मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो इलास्टिक मटेरियल होता है, जो हमारी स्प्रिंग होती है, जो हमारा रिस्टोरिंग मटेरियल होता है, रिस्टोरिंग कंपोनेंट जो होता है, वो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को वापस मीन पोजीशन पे रिस्टोर करने के लिए एक फोर्स अप्लाई करता है। तो वो फोर्स किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वो फोर्स होता है K इंटू डी, ओके। K इज द स्टिफनेस ऑफ द इलास्टिक मटेरियल एंड D इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। सिमिलरली जो दूसरा एलिमेंट जो है हमारे इसमें होता है वो वेलोसिटी होता है, ठीक है। और वेलोसिटी जो है ये हमारा रेजिस्टिंग फोर्स होता है, ये किसी भी तरह के मोशन को, ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन में जो मोशन होता है उस मोशन को रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स, ओके। और इसको हम इसकी इंटेंसिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो है डैम्पिंग कोएफिशिएंट इनटू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। सिमिलरली एक्सेलरेशन इट इज अ इनर्शिया फोर्स और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन, ओके। ये फोर्स जो होता है वाइब्रेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मास के कारण जनरेट होता है, ठीक है। तो ये इसकी इंटेंसिटी को हम मेजर करने के लिए रिलेशन यूज करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो रिस्टोरिंग और डैम्पिंग फोर्स का जो सम है वो किसके बराबर होता है, अगर हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इनर्शिया फोर्स के इक्वल होगा, ओके।